तो आज इसी बात पर चर्चा होगी कि क्या एक कदम अखिलेश यादव को सियासत में कई कदम आगे ले जा रहा है, क्या उन्हें मुलायम सिंह यादव के पद चिन्हों पर लेकर जा रहा है। जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव का उनकी राजनीति थी, उनका एक्टिविज्म था। तो इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन। तो सबसे पहला सवाल आपसे है दीपक रंजन जी, आखिर अखिलेश यादव को किसने ये सलाह दी कि वो दीवार फांदकर, गेट फांदकर वो जाए। थोड़ा सा मैं इसके पहले एक और बात बता दूं, जेपी के साथ भी एक ऐसी ही घटना जुड़ती है और जेपी की घटना ये कि 1942 का जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो जयप्रकाश नारायण तब हजारीबाग जेल में बंद थे और उस दौरान उन्होंने जेल को कूद करके वो भागे थे और जेपी के साथ ये ऐसी घटना जुड़ती थी जब सोशलिस्ट जो रिवोल्यूशनरी थे उसमें उनका नाम शुमार किया जाता था। तो लोगों ने इसको उस तरीके से भी जोड़ने की कोशिश की। तो आपसे ही शुरुआत करते हैं कि आखिर जयप्रकाश नारायण की इस पुण्यतिथि को मनाने के लिए अखिलेश यादव को ऐसा क्यों करना पड़ा। आप लोगों ने क्या किसने सलाह दी थी और आपको लगता है कि ये कदम जरूरी था। देखिए अभिषेक जी, महापुरुषों के सबको सम्मान करने के लिए, उनको शीश नमन करने के लिए दुनिया की कोई ताकत समाजवादियों को रोक नहीं सकती। और 11 अक्टूबर को उनकी जन्म जयंती थी और 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि होती है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की। और 8 अक्टूबर को हम लोग सब लोग वहां पर गए थे और हम लोग ने बाकायदा मार्पण किया था। और हर वर्ष जब से ये JPNIC बना है समाजवादी सरकार में, आज आप जो भी सिग्नेचर बिल्डिंग देख रहे हैं या आप जो भी देख रहे हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। उसके बाद से निरंतर हम लोग वहाँ कार्यक्रम करते थे, हम लोग जाकर के शीश नमाते थे और हम लोग वहाँ पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पिछले साल, चूंकि हम लोग पिछले साल भी परमिशन था, मैं आपको परमिशन की कॉपी दिखा सकता हूँ, लेकिन पिछले साल चूंकि आदरणीय नेताजी हम लोग के बीच में नहीं थे और 11 अक्टूबर को ही आदरणीय नेताजी की अंत्येष्टि थी, इस वजह से पिछले साल हम लोग यहाँ पर मार्पण करने नहीं आ पाए थे चूंकि हम लोग उस दिन सफाई में थे। लेकिन उसके पहले 2018 में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, 2019 में हुआ था, 2020 में कोविड कार्यकाल था, उसके बावजूद भी मास्क लगा करके परमिशन लेकर के हम लोग गए थे, 2021 में भी गए थे, इवन 2022 में भी परमिशन देने का काम किया था। और इवन 10 तारीख तक उनके तरफ से कुछ नहीं आया कि जो है वो आप यहां पर नहीं एंटर कर सकते हैं या हम इसको बैरिकेडिंग कर लगाने जा रहे हैं या हम इसमें ताला लगाने जा रहे हैं। अचानक जब हम लोग वहां रात में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टीन लगा करके उसको बैरिकेडिंग करने का काम हो रहा है। उसके एक दिन पहले तक पूरा गेट खुला हुआ था। 8 तारीख को बाकायदे हम लोग की गाड़ी तक अंदर गई थी, हम लोग ने शीश नमाया था और आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी की मूर्ति पर न कोई प्लास्टिक लगी थी, न कोई पन्नी था, न कहीं कुछ था। तो हम लोग यही चाहते थे कि आदरणीय नेताजी, और देखिए जयप्रकाश नारायण जी को किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब या किसी पार्टी से बांध करके आप नहीं देख सकते अभिषेक जी। जयप्रकाश नारायण जी सबके हैं। हम तो चाहते थे नहीं, लेकिन क्या ये जो गेट फांदे तो क्या ये स्पॉन्टेनियस था, ऑन स्पॉट उन्होंने डिसाइड किया या एक प्लान था कि अगर आज वो नहीं जाने देंगे तो हम इस तरीके से जाएंगे। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। वहां पर जो पुलिस के अधिकारी थे और हमें शायद मैं समझता हूँ LTA का तो कोई अधिकारी वहां पर दिखा नहीं। जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी वहां पर पहुंचे 10:30, 11 बजे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई गेट क्यों बंद है, गेट खोलो, क्योंकि इस तरीके की पहले से आपने कोई सूचना दी नहीं कि अब आप गेट बंद करने जा रहे हो जब हम लोग का कार्यक्रम वहां पे ऑलरेडी है। और हम तो ये चाहते हैं अभिषेक जी, वहां पे सिर्फ विपक्ष के लोग नहीं, सत्ता पक्ष के लोगों को भी वहां पे मार्पण करना चाहिए था, उनको शीश नमाना चाहिए था और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। जब वहां पहुंचे तो अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम गेट नहीं खोल पाएंगे। और उन्होंने थोड़ा सा सरकार का हवाला देते हुए कि देखिए साहब, हम लोग तो कहीं ना कहीं से बंधे हुए हैं और हमको ऐसा इंस्ट्रक्शन है कि साहब गेट आप बंद कर दीजिए। तो जब हमें सिद्धे जयप्रकाश नारायण जी को हर वर्ष जो हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी मूर्ति पर मार्पण करते हैं, तो इस वर्ष कैसे हम लोग रुक सकते हैं। चलिए, एक सवाल दीपक रंजन जी से आपसे। 2017 के बाद से अब विपक्ष में 6.5 साल हो गए। कई ऐसे मौके आए जिसमें विपक्षी पार्टियों को, उनके समर्थकों को लगा कि आपकी पार्टी को, खासतौर से आपके नेता को फ्रंट पे आकर बैटिंग करना चाहिए। उस बीच में खासतौर से 2019 से 22 के बीच का दौर ऐसा भी आया जिसमें प्रियंका गांधी यहाँ पर अखिलेश यादव से ज़्यादा एक्टिव दिखी, चाहे NRC का दौर हो, चाहे लखीमपुर पहुँचने की बात हो। अब वो फिलहाल एक्टिव नहीं है। तो अखिलेश यादव जी ने क्या पिछले 6 साल के बाद जो है अब उनको जब लगातार आरोप लगने लगा कि वो AC के नेता हो गए हैं, कहीं ज़्यादा सड़कों पर संघर्ष करते हुए नहीं दिखते, और 24 भी करीब है, 14, 17, 19, 22 4 चुनाव के नतीजे आपके फेवर में नहीं रहे। अब आप करो या मरो की स्थिति में आ गए। तब ऐसा हुआ कि अखिलेश यादव जी ने एक मैसेज देने की कोशिश करी। देखिए, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर जी की पार्टी कभी हमारे साथ हुआ करती थी बहुत कम समय के लिए, और आज
एनडीए का वो अभिन्न अंग है, एनडीए के साथ है वो। देखिए उनको जाना था, और जाने से पहले उनकी छटपटाहट थी कि किस तरह, आपने अभी किसान आंदोलन में देखा होगा किस तरीके से बैरिकेडिंग, पुलिस ने एकदम तानाशाही रवैया अख्तियार करते हुए बैरिकेडिंग उनके घर के आगे लगा दिया था कि आप किसान आंदोलन के उसमें आप उनको जाने भी नहीं दे रहे थे। उसके बाद वो आकर के यहाँ चौराहे पे बैठ गए थे, जो लोहिया चौराहा, फवारा चौराहा, जो उस पर आकर के बैठ गए थे, हम सब लोग साथ में थे। उसके बाद आप डिटेन करके इनको लेकर के आप इको गार्डन लेकर के गए, वहां पर आपने शाम तक उनको डिटेन किया। फिर किसान आंदोलन हम लोगों ने किया, हमको 151 में हम लोग को आपने 10 से 12 दिन आपने हमको जेल में भेज दिया। देखिए आज मनीष भाई जी ने जो कहा, देखिए बिल्कुल सही कहा इन्होंने कहा कि आज भाई 1947 के पहले वाले अखिलेश यादव जी जो आज दिखाई दिए, तो उस टाइम भी अंग्रेजों से छुटकारा पाया था, और आज भी छुटकारा किसी न किसी से पाना ही है। मैं कहना नहीं चाहता उन चीजों को। तो अखिलेश यादव जी का जो एक कदम था, और ये कह रहे हैं कि पहले बिना परमिशन के, बिना उसके 2017 से काम बंद है, ये पिछले साल का परमिशन आप देख लीजिए, ये वहां के म्यूजियम का आप इंस्पेक्शन देख लीजिए, ये जयप्रकाश नारायण जी का आप देख लीजिए। लगातार हम लोग जाकर के, भाई आप महापुरुषों की इतनी तानाशाही, इतनी आताताई सरकार है कि ये कहते मनीष भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, कहते कि महापुरुषों के लिए भी सम्मान नहीं है इनके दिल में। अरे हम लोग तो अनावरण की तो बात ही नहीं थी, हम लोग तो वहां पे से मालार्पण करना चाहते थे, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहते थे। ये देख लीजिए अखिलेश जी किस तरीके से जो है हम लोग ने लगातार वहां पे किया। ये देखिए JPNIC का। ठीक है, आप ये लाइन, मेरा बेसिक सवाल ये था कि 6.5 साल बाद 2017 तक 17 में थे, 6.5 साल बाद इतनी एक्टिवनेस दिखी। निश्चित तौर पर बीच में अखिलेश यादव जी ने धरना प्रदर्शन किया, हमें याद है, वो विजुअल भी याद है। लेकिन अब जो स्थितियां ऐसी आ गई हैं कि 2024 का चुनाव करो या मरो की स्थिति में, तब आप लोग जागे। आपको लगता है आप थोड़ा लेट हैं? देखिए प्रशांत जी, जब भी जो है आताताई सरकार अपना तानाशाही रवैया अख्तियार करेगी, तो समाजवादी लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे और बढ़ चढ़ करके अपना हक और हकूक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर हमको कोई हमारे समाजवादी चिंतक रहे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जेपी आंदोलन को आदरणीय उत्कर्ष भाई साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि जेपी आंदोलन की देन है कि उनके कोख से, उनके आंदोलन से कितने लोग पैदा हुए। तो हम अपने जो समाजवादी पुरोधा रहे, हम तो इनको भी चाहते हैं कि ये लोग भी जाकर के आशीष नमाएं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है। और जैसा कि ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी को पता, अरे मनीष भाई अभी आपको शायद यही नहीं पता था कि जो उन्होंने बैरिकेडिंग की थी वो एक ही तरफ की थी, दूसरे तरफ का गेट की तरफ जो उन्होंने खुद ही छोड़ रखा था। सपा जो एक्स फैक्टर मिसिंग थी, जो सपा में जो कहा जा रहा था भाई अखिलेश बिल्कुल अंदर बैठ गया, आप लोगों को लगता है वो एक्स फैक्टर लौट आया है अखिलेश? नहीं, देखिए बिल्कुल मौका इन्होंने दिया। अगर ये जैसे हर वर्ष हमको अनुमति दे देते, हम लोग जाते थे, शीश नमाते थे और अपना मार्पण करते थे और अपना वहां पर हम लोग चले जाते थे उनकी जयंती पे। लेकिन अब की बार इनको क्या दिक्कत हो गई, क्या परेशानी हो गई? अच्छा 8 अक्टूबर को हम लोग अभिषेक जी वहां पर गए, वहां पर ना पॉलिथीन उनके उस पर थी मूर्ति पे, ना कहीं कुछ था। मैं बिल्कुल है, मैं वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए अगर आपके पास है तो ये क्या जयप्रकाश नारायण जी के JPNIC नहीं, जब से बन रहा है, अगर निर्माण कार्य चल रहा है वो, तो आप पता करा लो ना, डेट वाइज आपको निकल आएगा सब जो है। देखिए, और ये म्यूजियम क्या, ये म्यूजियम की भी मैंने आपको फोटोज दिखाई हैं। ये म्यूजियम अंदर का नहीं, अगर शायद आपने अगर वहां पे JPNIC इतना भव्य बनाया, मैं तो मनीष भाई से और भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार जाकर के विजिट जरूर करिए। आपके ज्ञान चक्षु, आपकी आंखें खुल जाएंगी जयप्रकाश जी को जान करके, उनको मान करके। क्योंकि जयप्रकाश जी, जैसा कि अभिषेक भाई साहब ने बताया कि 1942 में जब वो हजारीबाग का जेल से गए थे, तो उस टाइम उनके पास 100 रुपया था अभिषेक भैया, और 100 रुपये उन्होंने कमाया था जेल के अंदर। उत्कर्ष भाई साहब आप जानते हो इस चीज को, लेकिन वो घूम घूम करके, मांग करके अपने आंदोलन को, अपने संयुक्त क्रांति को जो है हवा दे रहे थे, सबको एकजुट कर रहे थे। लेकिन उस 100 रुपये उन्होंने तोड़ाने का काम नहीं किया था, क्योंकि उनको मालूम था कि 100 रुपये का नोट आज की तारीख में सबसे बड़ा नोट होता है। अगर इस नोट को हमने तोड़ाया तो हम ट्रेस हो जाएंगे कि ये इस जगह पर जो है ये पाएगा। तो हमसे, आपसे, इनसे, उनसे, सबके घरों में जाकर के अपना पेट भरते थे सबसे। आप दीपक रंजन जी, आपको लगता नहीं कि उन्होंने सर्वेंट शब्द को बोल करके, बार बार बोल करके उन्होंने सेल्फ गोल किया? पॉलिटिक्स में इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए अभी मनीष जी ने स्वागत किया, उन्होंने जो सर्वेंट शब्द का, उसका मनीष जी ने स्वागत किया। और देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अभिषेक जी ने, उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। अब तो ये डिफाइन इनको करना है ना, ब्रिजेश पाठक जी को, कि ये किसके सर्वेंट है। अगर ये जनता के सर्वेंट हैं, तो इन्हीं के स्वास्थ्य विभाग में आज जनता जिस तरीके से स्ट्रेचर को लेकर के, बेड को लेकर के, दवाई को लेकर के दर दर भटक रही है। आप रोज जो है आप चैनल्स उठाकर देख लीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर्स उठा करके देख लीजिए, रोज जो 1-2 पन्ना इसी से सना रहता है कि फलाने की मौत जो है स्वास्थ्य दिशा में ना मिल पाने की वजह से इसकी मौत।
और अगर ये हकीकत में अभिषेक जी, प्रशांत जी, उत्कर्ष जी, अगर ये हकीकत में जनता के सर्वेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनको आईना दिखाने का काम किया है और उसके बाद उन्होंने सर्वेंट लगा लिया। इनका स्वास्थ्य विभाग का बजट है 40,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग का बजट, जो कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई बेरोजगारी की बात सदैव समाजवादी पार्टी के लोग और इंडिया मोर्चा के लोग उठाते रहे हैं। तो क्या ये ब्रजेश पाठक जी, आदरणीय मंत्री जी, बताने का काम करेंगे कि 40,000 करोड़ का तुम्हारा बजट है अगर आपके विभाग का, तो कितने हजार करोड़ रुपए आपको मिल रहा है? अगर आप हकीकत में जनता के सेवक हैं, अगर आप हकीकत में जनता के सर्वेंट हैं, जिस तरीके से आपने कहा ना कि चिड़िया उड़ गई, चिड़िया तो सबके लिए उड़ गई, अब तो एक्स हो गया वो। तो जिस तरीके से एक्स पर उन्होंने अपने आगे लगा लिया सर्वेंट ब्रजेश पाठक, तो अगर वो हकीकत में, आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय ब्रजेश व्यास में पूछना चाहता हूं कि अगर आप हकीकत में जनता के सेवक या आप जनता के पैरोकार या आप जनता के सर्वेंट हैं, तो आप जाकर के पूछिए अपने वित्त मंत्री से, मुख्यमंत्री से, कि हमारे विभाग का इतना पैसा क्यों रोक रखा उन्होंने? आज क्यों जनता जो जिसके आप सेवक, जिसके पूरा देखिए, मनीष भाई ने अभी सारे पत्रकार जगत के बारे में बता दिया, आप लोगों के बारे में बताया, लेकिन शायद ये एएनआई को प्रतिष्ठित चैनल नहीं मानते। एएनआई वाला जब बाइट ले रहा था तो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? पूरी क्लिप जो है पूरे देश दुनिया ने देखा, उस पर कुछ कहेंगे आप? या तो एएनआई को हम मानते नहीं, या तो एएनआई को आप न्यूज एजेंसी नहीं मानते। पर थोड़ा सा हम लोग डिबेट कर रहे हैं। एक जो हमारा मुद्दा था उस पर एक एडिशन हम लोग करना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले ये भी घोषित किया कि वो वीवीआईपी सीटों पर जल्दी नाम घोषित कर देंगे, शायद नवरात्र से ही ये शुरू हो जाए। और ऐसे में चर्चा उठी लखनऊ से जो है रविदास मल्होत्रा को टिकट मिल सकता है, चर्चा उठी उसके बाद वो बनारस की सीट और कई सीटों पर जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। तो इस पर आप दीपक रंजन जी स्टूडियो में है तो इन्हीं से पूछ ले रहे हैं, क्या ये सच बात है? आप लोगों ने तय कर लिया 1 दर्जन नाम? देखिए, ना सिर्फ 1 दर्जन नाम, बल्कि हम लोगों ने कई जगह पर, और खास और वीआईपी सीटों का, तो बिना अलायंस से कैसे कर ली? देखिए, हमारी तैयारी तो इंडिया मोर्चा जो है पूरी 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रही है। उसमें सीट शेयरिंग में सीट किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, उसके तैयारी हम तो करनी छोड़ नहीं सकते प्रशांत। लेकिन मेरे लिए सीट वीआईपी नहीं है, वहां की सम्मानित जनता, 80 की 80 जो लोकसभा सीटें हैं, वहां की सम्मानित जनता हमारे लिए वीआईपी, और वीआईपी नहीं बल्कि वीवीआईपी है। तो उनके बलबूते पे हम लोग कहते हैं ये बात कि वहां की जनता का प्यार अधिकार। और रहा सवाल तैयारी का, तो तैयारी तो हम लोग कर ही रहे हैं 80 की 80 सीटों पर। बात ये है ना कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अखिलेश जी ने जो अनाउंसमेंट की कि नवरात्रि में हम यूपी की वीवीआईपी सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे। 80 सीट की जनता वीवीआईपी है, मालिक है, ईश्वर है, वो सब तो अपनी जगह पे है। लेकिन ये रणनीति क्या है? देखिए, ऐसा है ना कि कहीं कहीं पर समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस जहाँ पे अच्छा रहा, हमारे सिटिंग एमपीज हैं कई जगह पे, तो निश्चित रूप से जो इंडिया मोर्चा के घटक दल हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य पार्टियों के, उनसे इनकी कहीं ना कहीं बात हो गई होगी। उस बात, देखिए, मैं अधिकृत इंडिया मोर्चा का, मैं तो एक प्रवक्ता की हैसियत से, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने की हैसियत से मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन बंद कमरे में इन लोगों की बात क्या हुई है, क्या नहीं बात हुई है, ना हम जानते हैं, ना हमें लगता है यहाँ पे बैठा कोई नहीं जानता होगा। लेकिन सीट शेयरिंग की कहीं ना कहीं बात हो चुकी होगी। वीआईपी सीट को लेकर के अनाउंस करने की बात कहीं ना कहीं, चाहे आरएलडी हो या कांग्रेस हो या ममता बनर्जी जी की पार्टी हो, जेडीयू, जो भी इंडिया मोर्चा के जितने भी घटक दल हैं, आपस में इन लोगों की कहीं ना कहीं बात हो चुकी होगी। उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नवरात्र की पावन पर्व होता है माता रानी का, उस टाइम में भी जो है वो सीटों का अनाउंसमेंट कर ले। तो गठबंधन के खिलाफ है ना, गठबंधन में एक साथ चीजें नहीं, देखिए अभिषेक जी, गठबंधन के खिलाफ इससे नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि बिना गठबंधन, बिना अलायंस पार्टीज के बाद आपस में लोगों की सबकी बात हो चुकी होगी कि ये सीटें अभी अनाउंस कर दी जाएगी, तो वहां पर तैयारी का थोड़ा समय मिल रहा है। कांग्रेस को इस बारे में जानकारी नहीं है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि भाई हम, देखिए, जैसे हमें जानकारी नहीं है तो कांग्रेस का, या तो आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिए बात, खड़गे साहब प्रदेश अध्यक्ष मिलेंगे ना। नहीं, प्रदेश अध्यक्ष जी, अखिलेश जी कहेंगे तो अथॉरिटी मानेंगे ना भाई। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम उतार रहे हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अखिलेश जी की बात कहीं ना कहीं इंडिया जो मोर्चा, अलायंस का क्या मतलब हुआ? अलायंस देखिए अभिषेक जी, अलायंस मिल करके ही काम कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि बिना बात हुए, बिना इंडिया परिवार, देखिए पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। आज आपने देखा होगा, चाहे पीडीए हो, चाहे आपका कास्ट सेंसस हो, कास्ट सेंसस को लेकर के कुछ पार्टीज ऐसी जो आज इंडिया मोर्चा का घटक दल है, वो पहले कास्ट सेंसस को तो सेंसस तो करना चाहती थी, लेकिन कास्ट सेंसस के फेवर में नहीं थी। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी, लालू यादव जी सदैव कास्ट सेंसस के फेवर में। देखिए, मैं मनीष भाई की बात, क्योंकि मैंने भी वो डिबेट सुनी थी, उनका कहने का तात्पर्य ये नहीं था। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो खड़गे साहब से नीचे हो,
और जो क्या नाम है राहुल गांधी जी से, सोनिया जी से या प्रियंका जी से, अगर वो किससे पूछना है आपको? अगर वो जो है अगर वो अपने आप को उनसे ऊपर मानते हैं तो ठीक है, मैं कह दूंगा अपने प्रवक्ता भाई से कि भाई अपनी बात आप वापस ले लो। चलिए, तो आज मुद्दे की बात में इन 3 विषयों पर हमने चर्चा की और तीनों पर हमारे साथ हमारे जो मेहमान जुड़े उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। समाजवादी पार्टी की तरफ से दीपक रंजन थे,